नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा पूर्वांचल के वोटरों पर दिए गए अपमानजनक बयान का मुद्दा गर्मा गया है। क्या है पूरी खबर और क्यों पूर्वांचल के लोगों के वोट दिल्ली में है, बेहद खास करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर कि महाकुंभ से पहले क्या है बड़ी तैयारियां। होगी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले पॉडकास्ट की, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात साझा की है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट में तमाम मुद्दों पर की बात। कहा, तीसरे टर्म में मेरी सोच बदली, मनोबल ऊंचा और सपने बड़े। 2047 तक विकसित भारत के लिए सभी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं की 100% डिलीवरी को बताया अहम। शेयर किए जीवन के अनछुए पहलू। दिल्ली में पूर्वांचलियों के सम्मान पर और बढ़ा घमासान। बीजेपी ने निकाला पूर्वांचल सम्मान मार्च। केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। जाट आरक्षण पर भी बीजेपी ने साधा केजरीवाल पर निशाना। भुवनेश्वर में खत्म हुआ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीयों की सफलता को बताया गौरव की बात। दिए प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रयागराज में सीएम योगी ने आकाशवाणी के एफएम चैनल कुंभवाणी का किया शुभारंभ। विशेष इलेक्ट्रिक शटल बसों को भी दिखाई हरी झंडी। भूमाफियाओं को दी चेतावनी। कहा, भूमाफिया को देर सवेर खाली करनी ही होगी जमीन। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई एक और अच्छी खबर। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी नवंबर में 6 महीने के उच्च स्तर 5.2% पर पहुंचा। रोजगार के अवसर पैदा करने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखी तेजी। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पहले खबर बात दिल्ली से जुड़ी सियासत की। पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में गरमाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल द्वारा पूर्वांचल वासियों पर दिए गए अपमानजनक बयान के बाद से बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोल रही है। बीजेपी ने आज केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने मनोज तिवारी समेत कई बड़े बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। दिल्ली में वोट काटने के नाम पर शुरू हुई सियासत के बाद पूर्वांचलियों के मुद्दे पर सभी दल आपस में उलझे नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। पूर्वांचलियों का अपमान, मचा सियासी घमासान। दिल्ली की लड़ाई पूर्वांचल के लोगों के सम्मान पर आई। दिल्ली के दंगल में अब वोटर लिस्ट के बाद नया मुद्दा आ गया है पूर्वांचल के लोगों के सम्मान का। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ बयान दे दिया, जिसे लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करते रहते हैं। 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी ने शुक्रवार को मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस मार्च के दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का रुख किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। दरअसल नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी फिरोज शाह रोड स्थित केजरीवाल की आवास की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। इस दौरान मनोज तिवारी और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल से माफी की मांग की है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी को पूर्वांचल विरोधी बता रही है। जिन लोगों के बल पे अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, आज उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि
आज गाली देने पे उतारू हो गए। मैं दिल्ली के पूर्वांचल के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब पार्लियामेंट में जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बता दिया था, तब मनोज तिवारी कहाँ छिपे बैठे थे? इनका पूर्वांचल मोर्चा कहाँ गायब हो गया था? यही नहीं, कांग्रेस भी खुलकर इस मामले में आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों का अपमान कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक बार यूपी बिहार के लोगों के लिए भी बोला था, मैं बहुत सुख सुविधाएं दे रहा हूं अस्पतालों पे, पर ये यूपी और बिहार के लोग यहाँ आ जाते हैं, दिल्ली वालों का हक, ये कहा था। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल पहले भी पूर्वांचल के लोगों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में बिहार यूपी वालों के लिए नफरत भरी हुई है। दरअसल दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली वोटर्स हैं जो तमाम सीटों पर सीधे असर रखते हैं। ऐसे में उनके अपमान का मसला बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार अपना नामांकन 17 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 जनवरी तक नाम वापस लेने की तारीख है। तो 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को दिल्ली की सत्ता पे कौन काबिज होगा, ये बात नतीजों से पता चल जाएगी। दिल्ली में चुनावी संग्राम, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, लुभावने वादों का खुला पिटारा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों के पास 20 जनवरी तक नाम वापस लेने का विकल्प है। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही दिल्ली में प्रचार अभियान तेज हो चुका है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए लुभावने वादे कर रही है, वहीं निर्वाचन आयोग पर जानबूझकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आरोप भी लगा दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने केजरीवाल पर महिलाओं का अपमान करने और रोहिंग्या वोटरों का संरक्षण करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने केजरीवाल पर नई दिल्ली छोड़ अपने लिए कोई और सीट तलाशने का दावा किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। आप इस जुगाड़ में लगे रहें कि किसी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट ना कटें। नई दिल्ली में जहां 3-3 साल पहले लोगों के घर टूट गए, उनको द्वारका शिफ्ट कर दिया गया, वो वोट ना कटें। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उनके भी वोट ना कटे, इसके लिए आप नई दिल्ली विधानसभा में लड़ते हैं। जब से संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली पहुंचे हैं, उनको नई दिल्ली से बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो कभी कहते हैं वहाँ पे पैसे बट रहे हैं, कभी कहते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मुझे एक बात का एहसास होता है कि केजरीवाल जी एक नई सीट की तलाश में हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर शुक्रवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया। इस बीच कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली चुनाव आयोग पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अब जाट कार्ड खेला है, जिस पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर पलटवार किया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाटों के नाम पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कभी दिल्ली में जाटों के हक की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मुझे आज इस बात की बहुत तकलीफ है कि आपने हमारा हक नहीं दिया। ये बात तो एक तरफ, आप हमारे नाम पे दिल्ली में भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। इस दौरान दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। इस बार दिल्ली में आप भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज इस समय बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सीईसी सदस्य भाग ले रहे हैं। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित प्रत्याशियों के चयन पर आखिरी मुहर लग सकती है। भाजपा पहले ही एक सूची प्रत्याशियों के नामों की जारी कर चुकी है। तो ये बैठक इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चल रही है और अपने आप में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें बीजेपी अपने सभी प्रत्याशियों के नामों को अंतिम मुहर लगा सकती है। और आपको बताते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों के सम्मान और अपमान को लेकर सियासत क्यों गरमाई हुई है, क्या है खबर और किस तरीके से पूर्वांचल के लोगों का वोट दिल्ली की सियासत में बेहद अहम है। कुछ तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर आपको बताने समझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में क्यों अहम पूर्वांचल के लोगों का वोट, क्योंकि लगभग दिल्ली के 1.5 करोड़ वोटर्स में से लगभग 30% वोटर्स जो हैं वो पूर्वांचल के लोगों के हैं। इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये अनुमानित आंकड़े हैं कि लगभग 30% उनकी संख्या जो कि पूर्वांचल के लोग इसमें शामिल हैं दिल्ली के वोटर्स में। ये संख्या लगभग 40 से 45 लाख वोटर्स की एक अनुमानित संख्या अपने आप इसका एक आंकड़ा है। और ये 35 विधानसभा सीटों यानी 70 में से 35 विधानसभा सीटें, लगभग आधी विधानसभा सीटों पर इन पूर्वांचल के वोटर्स का प्रभाव है। और इनमें से 17 सीटों पर ये जीत हार का फैसला करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। तो अपने आप में पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर किस सियासत लगातार गरमाई हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है। 35 सीटों पर इनका प्रभाव है और 17 सीटों पर ये निर्णायक स्थिति में है। अगर एक मुश्त वोट करते हैं तो वो समर्थन अपने आप में किसी को भी जीत हार की ओर ले आ सकता है। और इस पूर्वांचल के वोटर्स में ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार और झारखंड के लोग शामिल हैं। अगर इनको एक तरीके से वोट बैंक के तौर पे देखा जाए तो लगभग वोटर्स की संख्या लगभग 30% के आसपास है और 35 सीटों पर इनका प्रभाव, 17 पर निर्णायक स्थिति में है। और शायद इसीलिए इस पूरे वर्ग को एक वोट बैंक के तौर पर अपनी ओर करने की रस्साकशी सियासी तौर पर चल रही। कुछ और तथ्यों से आपको जल्दी से रूबरू कराते हैं। उत्तरी दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर इनका एक बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है, जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं। पश्चिमी दिल्ली की भी 5 सीटों के लिहाज से एक निर्णायक स्थिति में पूर्वांचल के वोटर्स दिखाई पड़ते हैं। दक्षिणी दिल्ली की भी 4 सीटों पर निर्णायक स्थिति में पूर्वांचल के वोटर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें यूपी, बिहार और झारखंड के लोग शामिल हैं। और पूर्वी दिल्ली की 13 या इससे भी 1-2 सीट ज्यादा लगभग हैं, जिन पर एक प्रभावी तौर पर या कहा जाए निर्णायक स्थिति में पूर्वांचल के वोटर्स दिखाई पड़ते हैं। ये टोटल संख्या 35 तक जाती है जहां पे उनका प्रभाव है और 17 सीटों पर निर्णायक स्थिति में ये पूर्वांचल के वोटर्स दिखाई पड़ते हैं। और जल्दी से आपको अगर हम बताएं कि कौन कौन सी वो सीटें हैं, तो उसमें विकासपुरी, मटियाला, द्वारका, करावल नगर, ये वो विधानसभा सीटें हैं जो अपने आप में पूर्वांचल वोटर्स की बाहुल्य वाली सीटें हैं। जल्दी से आगे अगले तथ्य पे जाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं ये कौन सी सीटें हैं। मॉडल टाउन की विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है, बुराड़ी विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है, सीमापुरी की विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है, तो बादली की विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है। इन तमाम 17 विधानसभा सीटों में जहां पर निर्णायक स्थिति में पूर्वांचल के वोटर्स हैं। नांगलोई भी विधानसभा सीट, उसी तरीके से उत्तम नगर, किराड़ी और पटपड़गंज विधानसभा सीट भी अपने आप में उन सीटों में शामिल है जहां पर पूर्वांचल के वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। लक्ष्मी नगर, बदरपुर, पालम और संगम विहार भी उसी सूची में आता है जहां पर पूर्वांचल के वोटर्स निर्णायक स्थिति में, प्रभावित करने की स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। ये वो तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां पर दिल्ली में इनकी संख्या ज्यादा है। अगर हम पूर्वांचल वोटर्स के गणित के लिहाज से बात करें तो 1993 में जब चुनाव हुए उस वक्त पहली बार चुने गए थे पूर्वांचल से जुड़े हुए विधायक, और उन विधायकों में जो नाम थे वो थे बिहारी लाल तिवारी, परवेज हाशमी, कीर्ति आजाद। ये पहली बार एक तरीके से पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग दिल्ली की सियासत में विधायक बनकर सामने आए थे। एक दशक पहले तक अगर दिल्ली की सियासत में एक मोटे तौर पे बात की जाए तो पंजाबी लोग जो हैं, हरियाणा के जो लोग हैं, उनको एक तरीके से दबदबा देखा जाता था उनकी यहाँ की सियासत को लेकर। लेकिन मौजूदा वक्त में पूर्वांचल वोटर्स भी आज बराबरी के आसपास दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कोई एक सीधे तौर पे कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो वोट बैंक के आधार पर एक बराबरी का एक तरीके से आंकड़ा दिखाई पड़ता है दिल्ली की सियासत में। जहां पंजाबी, हरियाणवी एक सियासत का बहुतायत हुआ करती थी, आज वहां पे पूर्वांचल के वोटर्स को भी कोई भी नजरअंदाज करने की स्थिति में कोई भी सियासी दल नहीं है। तो ये अपने आप में कुछ तथ्य हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, केजरीवाल ने पहले भी किया है पूर्वांचलियों का अपमान, ये सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन उसके कुछ तथ्य भी हैं। उन तथ्यों को आपसे रूबरू कराते हैं। कोरोना के समय यूपी, बिहार के लोगों के साथ असहयोग का मुद्दा भी लगातार गरमाया था कि साहब आप उनका सुध नहीं ले रहे हैं।
पूर्वांचल वासियों को दिल्ली की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताया अरविंद केजरीवाल ने। यह भी अपने आप में उनका एक वक्तव्य था कि वो एक तरीके से बोझ बन गए हैं दिल्ली की तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे। 2019 में पूर्वांचल से के अरविंद केजरीवाल का बयान बहुत ज्यादा अपने आप में विवादित भी हुआ। तो उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल से लोग 500 रुपए का टिकट कटाकर आते हैं और 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर चले जाते हैं। इस बयान की लगातार बीजेपी भर्त्सना कर रही है और यह बयान अपने आप में राजनीतिक तौर पर उनको घेरता हुआ दिखाई पड़ता है। जून 2020 में पूर्वांचल सहित अन्य बाहर के लोग यानी कि दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए दिल्ली के सरकार के जो अस्पताल थे उसमें इलाज को एक तरीके से रोक लगाई गई थी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा। इसको लेकर भी काफी एक तरीके से विवाद हुआ था और राजनीति भी उस पर गरमाई थी। केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली के बॉर्डर के अस्पतालों में यूपी वालों का बोझ ज्यादा है। दिल्ली के वो इलाके जहां जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं वहां के दिल्ली के अस्पतालों पर वहां पर यूपी के लोगों के इलाज का बोझ ज्यादा है। इस बात का भी जिक्र वो पहले कर चुके हैं, लेकिन सियासी तौर पर यह बात सही नहीं होती है क्योंकि इसके लिए आपको नुकसान उठाना पड़ता है। पूर्वांचलियों के छठ पर्व के लिए यमुना नदी भी साफ नहीं, क्योंकि हर बार छठ पर्व आता है तो हम देखते हैं किस प्रकार की बदबू वाली झाग वाली यमुना दिखाई पड़ती है और उसी में ही पूर्वांचल के लोगों का जो महाआस्था का पर्व है छठ पर्व, उसमें एक तरीके से उनको जाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, जो व्रत रहती है महिलाएं और पुरुष। तो अपने आप में ये तमाम वो सियासी बातें हैं जो दिखाती है कि कैसे इस वक्त दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली की सियासत में क्यों आखिर गरमाया हुआ है पूर्वांचल वासियों के अपमान का मसला। इसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। पूर्वांचलियों का अपमान मचा सियासी घमासान, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है पूर्वांचलियों के अपमान को लेकर। और इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है संतोष ओझा जी, जो कि अध्यक्ष है पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली भाजपा के, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष ओझा जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार एक तरीके से विरोध कर रही है और कह रही कि साहब अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत एक तरीके से अपमान कर दिया। क्या इतना अपमान की बात, वो तो वोटर लिस्ट में किस प्रकार से गड़बड़ झाला हो रहा है उसका जिक्र कर रहे थे। क्यों आपको लग रहा है कि एक तरीके से बहुत अपमान हो गया है? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बसाया गया, और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटर लिस्ट लेकर के डोर टू डोर जा करके मुआयना करना शुरू किया, तो आपने देखा होगा मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से भी कि एक एक घर में, एक एक झोपड़ी में, जहां पर एक कमरे का मकान है, एक तो ऐसा एड्रेस मिला जो कि एड्रेस है ही नहीं जी। उस एड्रेस पर एक विशेष वर्ग का 50-50 वोट बने हुए हैं और एक विशेष समुदाय के वोट बने हुए हैं। और जब उसको हमने चिन्हित किया, उसका जब मुद्दा उठाया, तो इन्होंने आकर के पूर्वांचल की तुलना, पूर्वांचल के लोगों की, यूपी बिहार की तुलना फर्जी वोटरों से किया। तो हम फर्जी नहीं हैं। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग अपने मेहनत, अपनी मजदूरी, अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी के लिए लोग जाने जाते हैं। रेहड़ी पे काम करने वाले, पटरी पे काम करने वाले, ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले, सरकारी में नौकरियों में रहने वाले जी, उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर। उनको फर्जी वोटर कहना जी उनका सबसे बड़ा अपमान है, जबकि पूर्वांचल के समाज के लोग राष्ट्रवादी लोग होते हैं, अपनी मेहनत और मजदूरी पर। ठीक है पुष्पेंद्र जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो
क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी से गलती हो गई और उनको एक तरीके से आगे बढ़ के विषय को खत्म करने के लिए मान लेना चाहिए कि शब्दों का चयन गलत हुआ, मेरा मंतव्य ये नहीं था, बात खत्म हो जाएगी? पुष्पेंद्र जी। नहीं, देखिए, उन्होंने बहुत क्लियर कहा था जब चुनाव आयोग दफ्तर गए थे मुलाकात करने, इस बात की शिकायत करने की मतदाता सूची में किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि किस तरह से नई दिल्ली में बाहर से लोगों को ला करके और उनको जबरदस्ती वोटर बनाया जा रहा है फर्जी तरीके से। ये कंप्लेन थी उनकी, और जब आप लोगों से बात हो रही थी उन्होंने उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो संतोष ओझा जी हमारे सामने इस समय बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो इसका जवाब देने की बजाय सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताना चाहते कि दिल्ली में उनका सीएम चेहरा कौन होगा। उनके पास सीएम चेहरा नहीं है और इसी मुद्दे से भटकाने के लिए ओझा जी ये सारी कहानियां सुना रहे हैं। अब मैं आपको पूर्वांचल, सर अगर मुझे 10 सेकंड दीजिए, आपको ही समय दे रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो आपके जवाब में उनसे सवाल मत पूछिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर कि आप ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार के शब्दों का चयन आपने किया, आपने पूर्वांचल वासी यूपी बिहार नहीं बोला, ऐसा ही अरविंद केजरीवाल जी को करना चाहिए था, तो ये विवाद ही नहीं होता? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि जो तथ्य मिले उनको वहां से कि कहां से लोग आए हुए हैं, उसके बारे में जिक्र किया उन्होंने। इसमें क्या गलत है? उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये आंकड़े दिए कि इस तरह से लोगों को इस जगह से ला करके और इस तरह से जोड़ा जा रहा है फर्जी तरीके से, इतनी सी बात कही। अरे भैया, ओझा जी को और इनकी पार्टी को इतना दर्द हो रहा है, तो जब जेपी नड्डा जी ने भरी संसद में कहा, अपमान किया, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बताने की कोशिश करी, तब इनको तकलीफ नहीं हुई। जब विजय गोयल जी ने 2014 में जुलाई में संसद में खड़े होकर के कहा कि पूर्वांचल के लोग जो यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए दिल्ली में, उनको रोकना चाहिए, ये लोग आ रहे हैं तो दिल्ली खराब हो रही है, तब इनको तकलीफ नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी को। रमेश बिधूड़ी, अभी पिछले चुनाव की बात है, जो इनके सांसद थे उस समय, उन्होंने पूर्वांचल के अपने एक कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है उसी विधानसभा में, तब भारतीय जनता पार्टी को और संतोष ओझा जी को ऋषि जी, मैं आपके पास आऊं, इसका जवाब ठीक है, हो रही है संतोष जी, इसका जवाब आज आपको सर, क्योंकि इनके पास चेहरा नहीं है और इसको ढकने के लिए सारी कवायद की जा रही है। आपके पास चेहरा नहीं है इसलिए आप इसको ढकना चाहते हैं। दूसरा चीज ये कि क्योंकि 30-35% एक वोटर है, उस लिहाज से भी आप भी एक सियासी तौर पर इस पूरे मसले को आगे बढ़ा रहे हैं। संतोष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कमी नहीं है। आपने राजस्थान में देखा होगा, आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, हमारे कई राज्यों में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। और जहां तक नड्डा जी की बात इन्होंने की, नड्डा जी स्वयं पूर्वांचल में रहे हैं, उनका लालन पालन हुआ है और पटना में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। पूर्वांचल से ही भारतीय जनता पार्टी के, हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल से ही चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरह का आरोप बेबुनियाद आरोप है और अपनी चोरी छुपाने के लिए जिस तरीके से कर्मयोगियों को, जिस तरीके से श्रमिकों को, जिन्होंने दिल्ली के विकास में, दिल्ली के जो आपके फ्लाईओवर्स हैं, जो आपकी सड़कें हैं, जो आपके मेट्रो हैं, ठीक है, आपके घरों में काम करने वाले आपके ड्राइवर, मैकेनिक, ठीक है। पुष्पेंद्र जी, आता हूं के पास में। ऋषि जी, सवाल ये, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मसले पर अरविंद केजरीवाल को घेर रही, लेकिन एक परसेप्शन ये भी है कि साहब इंडिया अलायंस में अभी तक तो एक सहयोग था और अब इस बीच में तकरार नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जहां पूर्वांचल वासियों के अपमान का मसला मुखरता से सियासत तौर पर उछला हुआ है, कांग्रेस कहां पर खड़ी देख रही है अपने आप को? चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, किस दल ने और किस इन दलों से संबंध रखने वाले नेताओं ने बिहार और पूर्वांचलियों का अपमान नहीं किया है। ये जो ओझा जी जो पूर्वांचली मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनको शायद ज्ञान नहीं है। इनके पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिहार और बिहार की बेटियों के लिए क्या कहा था? कहेंगे तो शर्म झुक जाएगा आप सबका कि बिहार से बेटी खरीद के लाएंगे और हरियाणा के लड़कों का शादी करवाएंगे। ये है पूर्वांचलियों से आपका प्यार, ये है अरविंद केजरीवाल का प्यार। ये नहीं कह सकते थे कि ये जो फर्जी वोटर ऐड किया जा रहा है, क्या वो हरियाणा से नहीं आ सकता था? नहीं आया होगा, पंजाब से नहीं आया होगा, बगल में हरियाणा है, हरियाणा से नहीं आया होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो बात करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार नहीं है दिल्ली में। बात करने में आता हूं आपके पास। पूर्वांचलियों के करते हैं, पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष है, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए भाजपा से। अरे चलो 15 साल बेवकूफ बनाया पूर्वांचलियों को आपने। शीला दीक्षित जी उत्तर प्रदेश की थी ना,
शीला दीक्षित जी 15 साल पूर्वांचलियों को बेवकूफ बनाया आपने, शर्म करो। 15 साल। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, संतोष जी एक सेकंड, संतोष जी, ऋषि जी एक सेकंड। विजय त्रिवेदी जी, क्या ये मसला इतनी तौर पे, ऋषि जी मैं आ रहा हूँ, ऋषि जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऋषि जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आपने किसी के बीच नहीं बोला, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है। आपका पॉइंट, योर पॉइंट हैज बीन वेल टेकन। आपका हाँ ठीक है, मेरी बात सुन तो लीजिए ऋषि जी, ऋषि दीजिए मुझे, हाँ 2 सेकंड दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट है। मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं भी बिहार से, संतोष जी एक सेकंड, संतोष जी हम सुल्तानपुर से आते हैं। अरे सर यहाँ पे आधार कार्ड नहीं दिखाना कौन कहाँ से सर, विदेश से नहीं आए सर सारे हिंदुस्तानी है यहाँ पे। संतोष जी एक सेकंड, अब समय बर्बाद हो रहा है। विजय जी, संतोष जी एक सेकंड, संतोष जी, पुष्पेन जी, ऋषि जी एक सेकंड, सुल्तानपुर से हैं, पुष्पेन जी, संतोष जी एक सेकंड, संतोष जी एक सेकंड, ऋषि जी, बिहार के बेटियों को, विजय त्रिवेदी जी, क्या ये अपने आप में सियासी तौर पर एक ऐसा मामला हो गया है जो दिल्ली की पूरी चुनाव को एक तरीके से प्रभावित करने वाला है, क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ा है। ऋषि जी आपका पॉइंट आ गया। विजय त्रिवेदी जी सवाल आपसे है, ये मसला किस प्रकार से टर्न आगे लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है सियासी तौर पर? विजय जी, ऋषि जी प्लीज, ऋषि जी आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपका पॉइंट आ गया, प्लीज विजय जी अपनी बात। पॉइंट की बात नहीं है ये, शर्मसार सर फिर आपका राजनीतिक मंच नहीं है ना सर, ऋषि जी राजनीतिक मंच नहीं है, आपने अपनी बात रख दी, आपका तर्क आ गया, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया, आप विजय जी को बात रखने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका सम्मान कीजिए जी। किसी के बेटियों को, अरे सर फिर देखिए, अब आप फिर आपको ऑडियो फेडर डाउन करना पड़ेगा, आप लगातार बोलते यार, आप दूसरे को सुनिए। नहीं बिल्कुल, आपने जो तथ्य रखा आपका तथ्य आ गया। एक सेकंड, हाँ विजय जी अपनी बात रखिए आप। कह रहा हूँ आपने जो सवाल किया वही उसका जवाब है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है कि पूरा दिल्ली का डेमोग्राफी, नहीं ऋषि जी ये गलत बात है, ये गलत बात है, आप लगातार बोल रहे हैं ये गलत बात है। नहीं ये गलत बात है, आप सुनिए, विजय त्रिवेदी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके सम्मान में आप इस तरह से बात मत बोलिए। वो बोल रहे ऋषि जी ये गलत बात है, आप लगातार बोल रहे हैं, आपने अपनी बात रख दी, आपका पॉइंट आ गया, आपका तथ्य आ गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा पैनल, उसको बोलने दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए, अदरवाइज इनका फेडर डाउन कीजिए प्लीज ऋषि जी का। हाँ विजय जी अपनी बात पूरी करें आप। मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली की जो पूरी इलेक्टोरल डेमोग्राफी है वो बदल गई है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी भी बदल गई, जैसे आपने भी जिक्र किया 93 से 2024 तक आते आते अब 1/3 पूर्वांचली यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है उनकी, और उनको केवल फर्जी वोटर कह के या उस तरह से बात करके आप अपमानित नहीं कर सकते, उनको नहीं कर सकते। और दिल्ली जो है हिंदुस्तान की राजधानी है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, तो यहाँ पर कौन फर्जी हो सकता है? सभी देश भर के लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ आते हैं, लेकिन ये साफ है। बल्कि मैं हैरान ये हूं कि जो कम्युनिटी को यदि इस पर आपत्ति होती तो वो शायद होती पंजाबियों की, जो जिनकी एक डेमोग्राफी बदल गई है, लेकिन काफी लंबे समय से, और दिल्ली के विकास में, दिल्ली के काम में पूर्वांचलियों का बड़ा योगदान है। उस पर किस तरह से बात आप कर रहे हैं कि भाई पूर्वांचलियों को लेकर क्या कर रहे हैं? लेकिन जब 30% वोट, यानी हर तीसरा विधायक करीब करीब जो है ना दिल्ली में पूर्वांचल से होगा, तो वो दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसको मसले को लेकर है। लेकिन फर्जी कहना, फर्जी यदि वोटर है तो उसकी लड़ाई अलग से लड़ी जाए, वो फर्जी वोटर कोई भी हो सकता है। तो फर्जी वोटर की लड़ाई को किसी कम्युनिटी के साथ टैग करना बहुत अच्छी बात नहीं है। और राजनेताओं का तो क्या है सर, सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बात करते हैं। किसी दिन वो पूर्वांचल की बात करेंगे, फिर अभी तो छठ पूजा हो रही थी तो कोई यमुना साफ नहीं हुई, और अभी मैं फिर चर्चा कर रहा हूँ, शायद उस दिन भी की थी, कि पूर्वांचलियों की इतनी चिंता है तो अभी माघ स्नान शुरू होने वाला, यमुना में स्नान करवाते, आपने यमुना तो साफ नहीं करवाई जी। पूर्वांचलियों के लिए ये विवाद का बयान ये भी रहा था कि जब आपने कहा कि अस्पतालों में वो आते हैं 500 रुपए का टिकट लेकर और 5 लाख का इलाज करवाते हैं, तो हिंदुस्तान में पूर्वांचली भी हिंदुस्तानियों का हिस्सा है और दिल्ली का हिस्सा है। लेकिन मसला यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो पूर्वांचली वोटर उसके साथ खिसक रहा है, उसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है? ये एक बड़ा मुद्दा है। या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको एक बड़ा वोट बैंक इस बहाने मिल जाएगा? ये जो लड़ाई बिल्कुल है ये महत्वपूर्ण लड़ाई है कि एक बड़े वोट बैंक को लेकर। संतोष जी सवाल यही है कि जब आप एक सवाल उठाते हैं या एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठती है, और क्या सीधे तौर पर ये एक वोट बैंक की लड़ाई है ना, इसीलिए तो आप लोग इसको इतना प्रमुखता से रख रहे हैं। संतोष जी देखिए, ये हमारे लिए वोट बैंक का मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा लगातार तीसरी बार 7 की 7 लोकसभा चुनाव हम लोग जीते हैं यहाँ पर। 15 साल से शीला दीक्षित ने और 11 साल से केजरीवाल की सरकार ने, यहां से लगभग 26 साल से दोनों पार्टियां मिलकर के सत्ता में हैं, और सत्ता में रहने के बावजूद भी
और दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा अगर वोट किसी ने दिया तो पूर्वांचल समाज के लोगों ने दिया, और उसके बाद भी पूर्वांचल समाज की दशा नहीं सुधरी। उनके मोहल्ले में चले जाएंगे, पूर्वांचल बहुल क्षेत्रों में चले जाएंगे, नालियां जाम पड़ी हुई हैं, सीवर लाइन नहीं डला हुआ है, सड़कों की स्थिति खराब है, कॉलेज एक भी 10 साल में नहीं बन पाया, एक भी नया स्कूल आम आदमी पार्टी नहीं बना पाई। केवल और केवल अगर किसी के लिए काम किया तो रोहिंग्याओं के लिए काम किया, बांग्लादेशियों के लिए काम किया। हमारे तो एक भी फर्जी वोट नहीं निकाल पाए ये, और हमने तो इनको निकाल करके उदाहरण सारे दे दिए कि किस तरीके से एक एक घर में 50-50 वोट बनाए गए। और देखिए कल इसने फर्जी वोटर कहा केजरीवाल जी ने, और आज पूर्वांचल समाज के लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे इनके केजरीवाल जी के घर पर, तो उस समय पीसी करके कहते हैं केजरीवाल जी कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये दोगले हैं। तो पूर्वांचल के लोग दोगले हैं क्या? ये गलत बात है। ये इनके पार्टी में भी लोग हैं, संजय सिंह जी हैं, संजय सिंह दोगले हैं क्या? नहीं, गलत बात है। ये दुर्गेश पाठक दोगले हैं क्या? ठीक है पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, ये आप दोगले कहेंगे, ये जो सबको अपमान करेंगे आप, मुझे हमारे विकास के लिए काम नहीं करेंगे, एक छठ पूजा के लिए काम नहीं करेंगे, जमुना जी को गंदी रखेंगे, हमारा आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देंगे। ठीक है पुष्पेंद्र जी, सवाल ये है, लागू नहीं होने देंगे। संतोष जी जवाब लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, सवाल ये है कि शब्दों का चयन गलत होना और एक समस्या को, अगर फर्जी वोटिंग की वोटर्स की समस्या है तो उसको एक कम्युनिटी विशेष से जोड़ देना, ये तो कहीं गलती हो गई ना अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से। देखिए इस बारे में हमने आपको पहले ही आपके सवाल के जवाब में दे दिया था। अब ओझा जी का सवाल यह है कि हमने पूर्वांचल के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि 1993 से 98 तक बीजेपी की भी सरकार थी दिल्ली में, उस समय इन्होंने क्या किया था ये बताएंगे अभी ओझा जी, आप सुन लीजिएगा। कुछ भी नहीं किया था और इसी वजह से पूर्वांचल के लोग इनसे नाराज हैं। हमने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। पूर्वांचल के लोग आप समझिए कि 90% उत्तर प्रदेश और बिहार से, झारखंड से जो लोग आए हैं या बाहर से लोग आए हैं वो अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कि हम वहां कुछ भी एक पैसे का फंड नहीं लगा सकते, किसी सांसद का पैसा नहीं लग सकता, वहां पे कुछ भी नहीं होता। अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार है जिसने उन कॉलोनियों में सड़कें बिछाई, यातायात सुगम किया, वहां पे सीवर लाइन बिछाई, वहां पे पानी की पाइपलाइन डाली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए और इतना सब कुछ विकास का काम किया अनाधिकृत कॉलोनियों में कि पूर्वांचल के लोग आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। बीजेपी का सिर्फ इतना दर्द है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके सामने कोई चेहरा नहीं है, बस इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चाहे राजनीतिक दल में देख लीजिए आप, हमने पिछली बार हमारे 12 प्रत्याशी बनाए थे पूर्वांचल से और 12 के 12 जीत करके आए। इस बार हमारी लिस्ट पूरी घोषित हो चुकी है और बीजेपी की भी आई है कमोबेश, लेकिन आप पूछ लीजिए बीजेपी कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया पहले लिस्ट देने वाले हमने दिया है, हमने 9 टिकट दिया है पूर्वांचल के लोगों को। बीजेपी का भी लिस्ट अभी मीटिंग चल रही है, हमारे सांसद जिनका जिक्र कर रहे थे ओझा जी, ठीक है सर आपका पॉइंट है। सांसद संजय सिंह जी खुद पूर्वांचल से हमारे गृहनगर सुल्तानपुर से आते हैं, तो हम तो सम्मान करते हैं पूर्वांचल के लोगों का। हां पुष्पेंद्र जी एक सेकंड। ऋषि जी सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन वो कह रहे साहब उन्होंने इतना काम किया है पूर्वांचल के लोगों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, आपको इस बात को कहने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने तो विकास किया है, पूरी दिल्ली को दिख रहा है भाई। हाँ जी ऋषि जी अब आप बोले मुझे तो बोलने दीजिए। देखिए अरविंद केजरीवाल ने ये बयान पहली बार नहीं दिया है, अब इससे पहले भी आपने देखिए 500 रुपया लेके आ जाते हैं, 5 लाख का फायदा उठा के चले जाते हैं। ये मैंने शुरू में ही कहा, बीए त्रिवेदी जी के इस बात से सहमत हूँ मैं करेक्ट कर क्या ये फर्जी मतदाता तो कहीं कहीं हो सकते हैं, ये बिहार यूपी के ही पूर्वांचल के लोग ही फर्जी मतदाता करने का क्या हक है। दूसरी बात, जो हमारे पूर्वांचल मोर्चा के जो भाई हैं, जो अध्यक्ष है बीजेपी के, जब बिहार के बेटियों का सम्मान उछाला जा रहा था, बीजेपी के ओपी धनखड़ जब हरियाणा में उछाल रहे थे, आप बता दीजिए, ये गूगल कर ले, बीजेपी बिहार से संबंध रखने वाले तमाम बीजेपी के बड़े नेता, ये पूर्वांचल मोर्चा के तमाम बड़े नेता, किसी ने उस ओपी धनखड़ के बयान का मजम्मत किया। और मुझे तो दुख हुआ है कि विजय त्रिवेदी जी जैसे बड़े पत्रकार बैठे हैं, उनको कम से कम ओपी धनखड़ के बयान पे मजम्मत जरूर करना चाहिए कि बिहार के बेटियों को हरियाणा में उछाला जा रहा था कि बिहार के बेटियों को खरीद कर हम लाएंगे और हरियाणा के लड़कों का शादी करवाएंगे। मुझे इस बात का दर्द है, कांग्रेस का मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस बात का दर्द है क्योंकि मैं बिहारी हूँ। और ये ओझा जी जो है बिहार के और मैं एक बात बता दूं, आप इनके पंजाब के सीएम का क्या बयान है
पूर्वांचलियों के बारे में, बिहार के यूपी के लोगों के बारे में, और प्रियंका गांधी के सामने रिकॉर्ड पे है, प्रियंका गांधी के सामने बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दिया और प्रियंका गांधी वहीं खड़ी होकर हंस रही थी। आपको बात करने का कोई अधिकार नहीं है। 15 साल तक पूर्वांचलियों को बेवकूफ बनाया दिल्ली में, और आप ज्ञान दे रहे हो बैठ करके यहाँ टीवी पर। विजय जी सवाल ये, ठीक है संतोष जी ऋषि जी, प्रियंका गांधी वहीं खड़ी है, वहीं हंस रही है, और इनका पंजाब का सीएम बेवड़ा दारूबाज क्या बयान दे रहा है, ठीक है, एक सेकंड, वो भी सुनने की जरूरत है। ठीक है, वो प्रियंका जी कहती है, नहीं वो प्रियंका जी कहती है क्यों ना सकती है। एक सेकंड विजय जी भगवंत सिंह मान, एक सेकंड विजय जी सीएम नहीं है, भगवंत सिंह मान हमारे सीएम। विजय जी सवाल ये है, एक सेकंड ऋषि जी आपका पॉइंट आ गया। ऋषि जी, विजय जी सवाल ये है कि क्या अगर दिल्ली के इस पूरे मसले को आंकड़ों और भावनाओं के नजरिए से देखा जाए तो लगभग 30-35 सीटों पर सीधा प्रभाव है पूर्वांचल के वोटर्स का, 17 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां पे निर्णायक भूमिका में है, और क्या ये अपने आप में एक संवेदनशील मामला या मुद्दे के तौर पर उभरता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है इस बार के चुनाव में? विजय जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा गंभीर रहेगा मसला, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है और उसको कैसे एनकैश किया जा सकता है, क्या भावनाओं के तौर पर किया जा सकता है, वो एक चिंता है। अब भारतीय जनता पार्टी को शायद ये भी चिंता हो रही होगी कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी कि जो पूर्वांचली नेता थे उनके पास मनोज तिवारी साहब, उनको अध्यक्ष से हटा दिया जी, तो वो भी एक चिंता हो कि अब मनोज तिवारी जी आजकल तो दिख रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी के पास पूर्वांचल का कोई उस तरह से बड़ा नेता नहीं है जो मनोज तिवारी का जवाब भी दे सके। तो वोट बैंक को लेकर और इस चुनाव में पूर्वांचल के जो वोटर है वो बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को भी ये लग रहा है कि जो उनका जो राजनीतिक वनवास चल रहा है 25-26 साल से, उसको तोड़ने में इससे मदद मिल सकती है। और केजरीवाल साहब को लग रहा है कि कहीं यही जो है पूरी राजनीति को उनकी बदल नहीं दे, तो एक बड़ा हिस्सा हो रहा है और मुझे लगता है ये एक अहम मुद्दा बनेगा। बिल्कुल 25 दिन बचे हैं और अपने आप में महत्वपूर्ण है 5 फरवरी की तारीख जब वोटिंग के लिए आएंगे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और चुनाव तक ऐसी गर्मा गर्म बहस के ऐसे कई और मौके आएंगे, हम लोग लगातार विस्तार से बात करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कि ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने किन बातों का जिक्र किया है, तमाम विषयों पर विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी बात, दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिरोधा के प्रमोटर निखिल कामत को पॉडकास्ट में लंबी बातचीत की है और तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जो तीसरा टर्म है उसमें उनकी एक तरीके से सोच बदली है, मनोबल ऊंचा हुआ है और सपने बड़े हुए। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए सभी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं की 100% डिलीवरी एक तरीके से उनके लिए बेहद जरूरी है, जिस पे वो काम कर रहे हैं। उद्यमी निखिल कामत के साथ
पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी जीवन से लेकर राजनीति तक हर विषय पर विस्तार से चर्चा की। नए रास्ते निकालने में सक्षम युवाओं की राजनीति में जरूरत को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि इन्हें अपने मिशन को एम्बिशन से ऊपर रखकर काम करना चाहिए। डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए। आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। पीएम ने महात्मा गांधी की मिसाल दी, जिनका व्यक्तित्व भले ही राजनेता की परंपरागत छवि से मेल न खाता हो, लेकिन उनका जीवन बोलता था। पीएम ने कहा कि राजनीति में आने का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं है। चुनाव जीतने से पहले जन सामान्य के दिल जीतने होते हैं। पीएम ने अपने राजनीतिक सिद्धांत भी गिनाए। मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है। पीएम ने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर जोखिम उठाने के महत्व पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि उनकी जोखिम उठाने की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल अभी हुआ ही नहीं है। पीएम ने कहा कि इसकी वजह यह है कि वो पद और लाभ का गुणा भाग नहीं करते, वो कभी अपने विषय में नहीं सोचते। पीएम ने फिनटेक जैसे क्षेत्रों में देश की शानदार प्रगति और विश्व पटल पर भारत के बढ़ते रुतबे की भी बात की। अबू धाबी में जाऊं और मैं वहां, उस समय क्राउन प्रिंस थे, उनको कहूं कि एक मंदिर के लिए जगह अगर आप देंगे तो अच्छा होगा। एक पल का विलंब किए बिना इस्लामिक कंट्री में मुझे मंदिर बनाने के लिए जगह लिए अनुमति मिल जाए, आज करोड़ों हिंदुओं को कितना आनंद हो रहा है। प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत को लेकर बेहद मजबूत विश्वास को रेखांकित किया। साथ ही पीएम ने वैश्विक मुद्दों को लेकर भारत की वैचारिक स्पष्टता का भी उल्लेख किया। मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं। और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने देश की नारी शक्ति से राष्ट्र की प्रगति की यात्रा में नेतृत्व के लिए आगे आने का आह्वान किया। स्थानीय निकायों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को पीएम ने महत्वपूर्ण बताया। अपनी सरकार के पहले, दूसरे और तीसरे कार्यकाल के अंतर से जुड़े सवाल का भी पीएम ने जवाब दिया। पहले सोचता था पहले से कितना आगे ही निकला, अब सोच रहा हूं यहां हूं, कल तक कहां पहुंचूंगा। तो अब मेरे दिमाग में 2047 के संदर्भ में ही मेरी सोच विचार चलता है। तो मेरा तीसरा टर्म 2 टर्म से अनेक गुना अलग है, बिल्कुल बदलाव है, और एक बहुत बड़े सपने वाला है। पॉडकास्ट में पीएम ने निजी जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। पीएम ने याद किया कि वो घर छोड़ने के बरसों बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया। पीएम ने कहा कि उस मुलाकात में मैं दोस्त खोज रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे जीवन में अब तू कहने वाला बचा ही नहीं, केवल एक शिक्षक थे जो अपने पत्रों में तू कहकर संबोधित करते थे। बातचीत के दौरान पीएम ने जीवन से जुड़े कई और अनुभव भी बांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने अपने बचपन से लेकर सार्वजनिक जीवन के विभिन्न मुद्दों पर पीएम मोदी ने खुलकर बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा कि वो भगवान तो नहीं है, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई दोस्त नहीं है। पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर क्या कुछ और बातें भी कही हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है।
और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है। तब मेरा मन करता है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या मैं पानी पहुंचा सकता हूं? तो उस संवेदनाओं में से पैदा हुई मेरी ये एक्टिविटी है। पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया, गोलियां चली, काफी लोग 5 या 6 लोग मारे गए, काफी लोग इंजर्ड हुए। तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। श्रीनगर लाल चौक में जा रहे, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी माँ को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी, और दूसरा मन में था कि माँ को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली हैं और ये कहाँ गया है। तो मुझे याद है कि मैंने पहला फोन माँ को किया था। मुझे उस फोन का महात्म्य आज समझ आता है। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो, जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था, हाउस में मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जाऊँगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूँ, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊँगा। और मैं गोधरा पहुँचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूँ कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। मैंने जाते जाते कहा कि माँ मुझे तो निकलना पड़ेगा, मेरा काम है, मेरे लिए कुछ। तो मैं हैरान था, मेरी माँ ने 2 वाक्य कहे, बड़े ही, यानी एक जिसको कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो माँ कहती है काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अब ये वाक्य उनके मुंह से निकलना, ये मेरे लिए बड़ा, यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा खजाना था। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पहले पॉडकास्ट में किस तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत की है, अपने निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार से तेजी दर्ज की गई है। बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा तेजी से घूमा है अर्थव्यवस्था का पहिया आईआईपी में। क्या है पूरी खबर, होगी विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। अच्छा भैया,
मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। हम खबरों में आगे बढ़े उससे पहले दिखाते हैं कि आपको अभी तक बुलेटिन में हमने किन बड़ी खबरों पर डाली है नजर और किस प्रकार से तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। पूर्वांचल की खबर जो कि दिल्ली की सियासत जुड़ी हुई है, पूर्वांचलियों के सम्मान पर और बड़ा घमासान। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन शुरू, पीएम मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने किन तमाम बातों का जिक्र किया, इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। और आगे बढ़ते और बात करते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी मोर्चे पे आई एक अच्छी खबर की। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर यह आई है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में तेजी दर्ज की गई है। और ये तेजी दर्ज की गई उसका विस्तार देते हैं आपको। IIP नवंबर में 6 महीने के उच्च स्तर 5.2% पर पहुंच गई है और जो अपने आप में काफी ज्यादा है। भारत के औद्योगिक विकास को दर्शाता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP। हमें दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, ये उसका एक तरीके से सूचकांक होता है। 2024-25 के अक्टूबर में ये 3.5% पे था, जो कि अब बढ़कर 5.2% तक पहुंच गया है। पिछले साल नवंबर के मुकाबले IIP 2.5% यानी 2.5% बढ़ गया है। ये पिछले साल की तुलना में इसका एक आंकड़ा दिखाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर अक्टूबर के 4.1% के मुकाबले 5.8% रही है। इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी IIP में 3/4 से अधिक है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे ज्यादा एक तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सेक्टर देश में रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है। इसका फायदा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी दिखाई पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेफ्रिजरेटर और टीवी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वस्तुओं के उत्पादन में भी तेजी आई है और यह तेजी बताती है कि इसकी खपत भी बढ़ी है। इस क्षेत्र में 13.1% की दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 13% से ज्यादा है। यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तेजी से आगे बढ़ा है। ये डिमांड और सप्लाई के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अगली खबर भी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर। 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम एजेंसीज भी बता रही हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सेवाओं और कुछ विनिर्मित वस्तुओं में भारत की जो एक तरीके से जो GDP है, जो उसमें उसका उत्पादन है, वो मजबूत निर्यात वृद्धि से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता रहेगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे अन्य रिपोर्ट्स भी भारत की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर मुहर लगाती हैं। चीनी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे नरमी की प्रवृत्ति जारी रहने की भी उम्मीद इस संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में जताई गई है। 2025 में वैश्विक वृद्धि दर 2.8% पर रहेगी, यानी 3% से कम रहेगी, लेकिन भारत की गति 6.6% होगी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रिपोर्ट में भी इस बात की एक तरीके से उम्मीद जताई गई है कि भारत की जो GDP की रफ्तार है वो तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। भारत आने वाले वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दुनिया में कोई अर्थव्यवस्था इस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जो भारत बढ़ रहा है। 2025 में विकास की गति में और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। ये वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार दावा कर रही। सरकार व्यय में वृद्धि हो रही है और उपभोक्ता का रुख भी एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ कई मायनों में खास होने जा रहा है। यह महाकुंभ भव्य, दिव्य और डिजिटल के साथ नेत्र महाकुंभ की तैयारी में एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों की भी व्यवस्था की गई है, जिनमें विभिन्न रोगों के पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस कड़ी में यहां नेत्र रोग के पीड़ित मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में चल रहे नेत्र जांच शिविर का प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नेत्र जांच शिविर को कैसे संचालित किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि किसी की आंखों को उजाला देना दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी कार्य है। जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं वह भी बधाई के पात्र हैं। गरीब, कमजोर, निर्धन लोगों को यह नेत्र महाकुंभ जिस तरह से सुविधा देता है वह प्रशंसनीय है। किसी व्यक्ति को भी अगर उसको आई साइट दे दी जाए, अगर उसके नेत्रों में देखने की क्षमता दे दी जाए, पढ़ने की क्षमता दे दी जाए, तो उससे बड़ा पुण्य का काम और नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी एक मानव सेवा है जिसमें ये नेत्र कुंभ जिसमें ऑर्गेनाइज होता है, ये हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं और इसकी हर तरफ से प्रशंसा होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक मानव सेवा है और बहुत प्रशंसा के लायक है। नेत्र कुंभ में लगभग 3 लाख लोगों को चश्मा वितरित करने के अलावा जितने भी लोग यहाँ आएंगे उनकी आंखों की जांच की जाएगी। उन्हें निःशुल्क दवा के साथ ऑपरेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। हर एक मॉड्यूल, जैसे कि पेशेंट यहाँ पे अंदर आते ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उनकी एक स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद हमारे रेफरल काउंटर और फार्मेसी पे जाएंगे, और अगर उनका चश्मा लगा हो प्रिस्क्रिप्शन तो उनको चश्माघर भी भेज देते हैं। यहाँ तकनीक का उपयोग करके इस तरह की व्यवस्था की गई है कि 3 मिनट में किसी भी पेशेंट को चश्मा वितरित किया जा सकता है। पेशेंट को एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसकी सारी जानकारी निहित होगी। यहाँ बड़े संस्थानों में काम कर रहे लोग अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। नेत्र कुंभ का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने यहाँ विजुअल डिसेबिलिटी के बहुत सारे लोग हैं और उसमें बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका केवल कार्निया वो प्लांट होना है, ट्रांसप्लांट होना है। इसमें भी हम लोगों ने शिविर लगाया हुआ है कि कम से कम 5 लाख लोगों का नेत्र परीक्षण किया जाए। जिनके आंखों में कैटरैक्ट है उनको संबंधित अस्पतालों में हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन करवाएंगे। जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत होगी उनका ऑपरेशन उनके जनपद के नजदीकी अस्पतालों में कराया जाएगा। इसके लिए संस्था के वॉलंटियर सहयोग करेंगे और उन्हें घर तक पहुंचाएंगे। नेत्र कुंभ का उद्देश्य लोगों की नेत्र समस्या को दूर करना है और निःशुल्क चिकित्सा के माध्यम से उन्हें लाभान्वित कराना है। यह उन गरीब, कमजोर लोगों के लिए बड़ी सौगात है जो महाकुंभ में आस्था के साथ सेवा के रूप में मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महाकुंभ की इस खबर के साथ ही न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना है। डीडी न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।